आपके अपने YouTube चैनल माहित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जेपी गोस्वामी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं करते हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना शुरू कर दें। बच्चों की डिमांड थी कि साइंस में क्लास 9th के चैप्टर 4 से एक नोट्स का वीडियो बनाया जाए जिससे वो अच्छे से अच्छे नोट्स लिख सकें। तो बच्चों, मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लिखते जाइएगा इनको अपनी नोटबुक में। इंट्रोडक्शन। Dalton's concept of indivisibility of atom helped in understanding conservation of mass in chemical reaction, law of constant proportion, relative mass of different atom, and the formula for the chemical compounds. But at this time, scientists were questioning whether there can be smaller particle inside an atom. अभी इससे पहले चैप्टर में हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने यह बताया कि एटम इंडिविजिबल है, जिससे कई चीजों के कंसेप्ट में समझने में आसानी हुई, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रिलेटिव मास। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने यह पूछना शुरू कर दिया कि एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं उनका क्या। तो इनके आंसर्स नहीं आ रहे थे। देखो, इस तरह का एटम होता है जिसका डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम का कंपेयर टू होल एटम। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक फुटबॉल के मैदान में और उसके सेंटर के बीच में एक पी शीट रख दिया जाए, तो पी शीट न्यूक्लियस का वर्क करेगा और पूरा स्टेडियम एक एटम। तो न्यूक्लियस और पूरे एटम में इतना अंतर होता है। एटम का साइज उतना कंसीडर किया जाता है जितनी दूर तक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते। क्लियर? A series of experiments performed by different scientists between 1885 and 1905 helped in revealing the existence of particles smaller than atom, which were called subatomic particles. As a result of extensive studies, it was found that the subatomic particles possess charge. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए 1885 से 1905 तक। तो उसमें ये देखा गया कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में चार्जेस भी होते हैं। तो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे एटम के जो डिस्कवर हुए, वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। An atom has 3 subatomic particles, namely electron, proton and neutron.
अब इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, इसके बारे में जानते हैं। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज a glass tube fitted with two metallic electrodes called cathode and anode। अब देखो, एक इस तरह की ग्लास ट्यूब ली गई जिसमें एक तार लगाया गया कैथोड, एनोड तार कहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव तार। तो जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला। और ये फ्लोरोसेंस कोटिंग थी। अब देखिए, इस तरह का अरेंजमेंट किया और क्या किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन रहे। द ट्यूब इज फिटेड विद गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप कनेक्टेड विद द ट्यूब एंड इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। It was observed that very low pressure 0.001 mmHg, बहुत प्रेशर जो इस वक्त प्रेशर है उससे करीब 1000 टाइम्स लो प्रेशर ले लिया, और हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज इसमें कनेक्ट कर दिए गए बैटरी से। अब इसमें करंट पास किया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में। उसमें पहले वैक्यूम कर ली थी और फिर उसमें कोई एक गैस ले ली गई थी। अब जो कैथोड है, अब इसे कुछ ऐसे डायग्राम में दिखाएंगे। जब करंट पास किया गया तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गए और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रेज गई। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या आया, कैथोड स्टार्ट इमिटिंग कैथोड रेज। फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड दैट cathode rays were made up of particles which are negatively charged and were called electrons। जो नेगेटिव टर्मिनल से रेज निकली उनको कैथोड रेज कहा गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज था। The magnitude of charge on the electrons and the mass of electrons remains the same even if we change the gas or metal of cathode। From this it was concluded that all atoms possesses a negatively charged particle electron which was treated as a fundamental particle of atom। It is represented as E। कैथोड एनोड के मेटल बदले गए, गैस बदली गई, लेकिन हर बार एक जैसा रिजल्ट आया और माना गया कि जो नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। Since an atom as a whole is electrically neutral, it must contain an equal amount of positive charge as well। Continued experiment on discharge tube detected the presence of this positive charge. It was found that anode rays or canal rays traveled from anode to cathode। These were made up of ions carrying positive charge। It was concluded that this positive charge is because of proton present in the ions। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है, तो ये माना गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एक्सपेरिमेंट किए गए और ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो एनोड से जो रेज निकलती हैं कैथोड की तरफ एक्सपेरिमेंट में, उनको कैनाल रेज कहा गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया।
Proton was considered as another fundamental particle of an atom. Formation of cathode and anode rays show that atom is made up of smaller particle. अब ये प्रूव हो गया कि प्रोटॉन इस प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया एटम का, जो कैथोड और एनोड रेज से जो पार्टिकल निकले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को ही फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज जे थॉमसन एंड दैट ऑफ प्रोटॉन गोज टू ई गोल्डस्टीन। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का श्रेय जाता है डिस्कवरी का, और ई गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का। अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। द मास ऑफ एन एटम वाज मच मोर देन द masses of all the protons and electrons in it. This indicated a presence of neutral particle in the atom. अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास आ रहा था वो टोटल मास ऑफ एटम से कम जा रहा था, तो ये माना गया कि इसमें कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। और जेम्स चैडविक ने 1932 में ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया और जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अब एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। मैन हैव वंडर्ड, आश्चर्य हुआ लोगों को, सिंस टाइम्स immemorial about the details structure of matter that shape the world around us. The earliest belief that was attributed to Dalton, who suggested that matter was made up of tiny indivisible particles called atom. डेल्टन ने ये बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने उनकी इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। This model of tiny indivisible particle ran into difficulties with the discovery of electron. The discovery of electron proved for the first time that atoms themselves were made up of fundamental particles which were the constituents of all atoms, and therefore atom did have a fine structure which was unique to every different atom. The discovery of electron proved that there were some particles which were themselves the fundamental building block of atom. अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन भी है, और ये प्रूव कर दिया कि हर तरह के मैटर का अलग तरह का एटम होता है जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अब बुक के अनुसार थॉमसन मॉडल, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट एक्सप्लेनिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज made by J. Thomson. He proposed that atoms were uniform, positively charged sphere. Along with all the positive charge, most of the mass of the atom was thought to be uniformly distributed in this uniform cloud of positive charge.
The tiny negatively charged electron were believed to be embedded in this positively charged cloud like sheet in a watermelon or like the plum in the pudding, and hence the name plum pudding model. It explained the existence of positive and negative charge and even explained the electrical neutrality of matter by assuming the total charge of electron to be equal and opposite to that of the total positive charge cloud. जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज अंदर घुसा हुआ है। ये ठीक वाटरमेलन की तरह दिखता है। जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज घुसे होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है और वो पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह का वाटरमेलन इसको स्ट्रक्चर कहा गया। या फिर प्लम पुडिंग की तरह, जैसे खीर में चावल अंदर घुसे होते हैं तो चावल नेगेटिव चार्ज, पूरी खीर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने दिया और ये बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह का इसकी भी एक कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी, द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू ए लार्ज एंगल इन द पार्टिकल। इसलिए ये अल्फा पार्टिकल इसमें अंदर गई, स्कैटरिंग कैसे हुई, ये इनको ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसे अंदर कैसे होता है, और ना ही इस चीज का इन्होंने एक्सप्लेन किया और ना ही इन्होंने ये बता पाए कि अंदर न्यूक्लियस होता है। ये भी लिमिटेशन थी। तो ये इनके लिमिटेशन थे। अब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं कि इनकी जो कमियां रह गई थी वो रदरफोर्ड ने ठीक कर दी। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? एन अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। इट कैरीज ए रिलेटिव चार्ज ऑफ +2 एंड अ रिलेटिव मास ऑफ 4. इट इज रिप्रेजेंटेड He+2। हीलियम क्या है? हीलियम अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम पार्टिकल है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। The first experiment to find the interior structure of atom was the Rutherford scattering experiment carried out in 1910-11। 1910-11 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford's students Hans Geiger and Ernest Marsden were actively involved in this। अब इनके दो जो स्टूडेंट थे, हैंस जीगर और अर्नेस्ट मॉडर्न, ये भी बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। इसके लिए इनको इनके साथ ये लगे रहे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर पास थ्रू थिन metal foil, hoping to estimate of forces experienced by them by studying their deflection. This studies led him to discovery of the atom nucleus। इन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि एक फॉइल ली ये और यहां से अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स डाले गए
ये फॉइल है और ये सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, और यहां से एक छेद से ये अल्फा पार्टिकल डाले गए। अब जब रेस यहां से तो सीधी जा रही थी, यहां पर बिखर रही थी आगे और कुछ बाउंस बैक हो रही थी। तो ये इस तरह का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द एक्सपेरिमेंट सेटअप एज शोन इन फिगर 8, हमने इस बार फिगर 8 पर दिखाया है। ए टाइनी स्पेक ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियम इज केप्ट इनसाइड अ लेड कंटेनर। अब इसमें रेडियम की कोटिंग की गई जिससे पता लगे कि रे इससे टकराए तो वो उसमें फ्लोरोसेंस पैदा होता है, चमक पैदा होती है। अल्फा पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द लेड कंटेनर in the form of narrow beam through a small slit. In this lead container, the alpha particle were incident in a thin gold foil having a thickness of 1000 atoms. The alpha particle are now scattered in various directions by the gold foil and then observed by a zinc sulfide film on a screen. The alpha particle produce bright flashes or scintillation on the zinc sulfide screen, which are then observed along the various directions. अब देखो यहाँ ये रेडियम बॉक्स है, यहां से अल्फा रेज निकली और गोल्ड फॉइल से टकरा करके स्कैटर होकर के बिखरी इस तरह। अब जो गोल्ड फॉइल का थिकनेस है वो 1000 एटम के इक्वल है, लिया गया करीब करीब, और फिर उन्होंने इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। और जो ये स्क्रीन है यहां पर, इस पर अंदर गोल्ड एक कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की एक खूबी होती है कि जब इससे कुछ रेज टकराएं तो ये चमक हो जाती है इनके अंदर और चमक पैदा करती है। जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन है, पीछे से रेज आती हैं और स्क्रीन पर टकराती हैं तो स्क्रीन पर चमक पैदा होती है। तो टीवी की स्क्रीन में अंदर की साइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है, तो इसी तरह की यहां पर कोटिंग की गई। और ऑब्जर्वेशन, अब जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऑब्जर्वेशन भी उसमें किए गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड। सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए बिना डेविएट हुए, बिना उसके अपने पाथ का डेविएशन नहीं हुआ, झुका या बदलाव नहीं हुआ। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फिगर 9, ये फिगर 9 से क्लियर है इससे। रदरफोर्ड concluded that most of the atom is hollow inside. तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है। दूसरा, some alpha particle deviated through angles greater than 1 degree. Out of these, few alpha particles scatter at a fairly large angle, 60 to 70 degree. This scattering of alpha particle is due to Coulombic interaction forces between the alpha particle and positive charge presence in the atom. This is because electrons are too light to cause deviation of alpha particle. Calculations show that deviation of alpha particles through larger angles are possible only when all the positive charge of the atom is concentrated at one place. Further, since the number of alpha particles suffering larger deviation is very few, the volume occupied by this positive charge should be very small. अब देखिए, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इट मीन्स अंदर से एटम होलो है। कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो गए अपने पाथ से,
गए सीधे और तिरछे हो गए, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। किसी का बहुत ज्यादा डायरेक्शन चेंज हुआ। ये तो ये शो करता है कि अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज तभी हो सकता है जब पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो, इकट्ठा हो, तभी डेविएशन पॉसिबल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था, सरप्राइजिंगली a very few alpha particle, 1 in 12,000, retraced their path, कि 12,000 में से एक पार्टिकल वापस लौट आया। The alpha particle in the experiment were traveling a very high speed and therefore large forces and heavy masses along could cause their deviation through 180 degree, since very few alpha particles were found to be deflected by such angle. 180 डिग्री में वापस लौट आए। Rutherford concluded that most of the mass of all the positive charge of the atom was located near the center core of the atom. He called center core as nucleus. तो उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है और वो सॉलिड है। रदरफोर्ड मॉडल आगे बताते हैं। रदरफोर्ड proposed a model for a structure of atom on the basis of the observation of the experiment. According to, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया? An atom consists of very small center core called nucleus. The nucleus carries all the positive charge and most of the mass of the atom. कि जो एटम है वो बहुत छोटा है और जो सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसमें ही सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और सारा मास इसी सेंट्रल कोर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 होता है अगर एटम का साइज 10⁻10 मीटर हो। द एटम on the whole is electrically neutral because the total positive charge of the nucleus is equal to the total negative charge of the electron which orbit the nucleus along circular path. एटम होल न्यूट्रल होता है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। The centripetal force required by the orbiting electron is provided by the electrostatic attraction between the nucleus and the electron. और जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर मूव कर रहे हैं इनको वो घुमाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन कंपेयर टू आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम से इसे कंपेयर किया गया। The nucleus can be compared with sun, which is very massive. The electron can be compared with planet, which revolve around the sun due to attractive force of sun. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट घूमते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चारों ओर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं इस तरह। ये उन्होंने प्रपोज किया। सक्सेस क्या था रदरफोर्ड का? चार्ज न्यूट्रली ऑफ एटम, एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, ये सक्सेस था।
लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, ये सक्सेस था, मेरिट है, मेरिट कहिए इनको। इट कुड एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, और चौथा इसका मेरिट है, एट द टाइम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर ejected easily by the atom. This was also explained by this model of atom. Since the positive charge central core, i.e. that is nucleus is very heavy, कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत भारी है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये शो किया गया कि जब आप अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन को भी वहां से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब इसे थोड़े कम शब्दों में पूरा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। रदरफोर्ड assumed that electrons moving in circular path and are therefore accelerated. Now, according to electromagnetic theory, and accelerated charge particle produce electromagnetic radiation. As the electron loses energy by emitting electromagnetic radiation, it must move along the orbit of decreasing radius and spiral into the nucleus. Hence, this model predicted an unstable atom and could not account for the stability of the atom. अब इसकी जो कमियां थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, न्यूक्लियस की सेंट्रीपिटल फोर्स से, वो धीरे धीरे घूमते घूमते अपनी एनर्जी इमिट करेंगे, निकालेंगे, खत्म करेंगे रेडिएशन के जरिए, और ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को प्रूव नहीं कर सके कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, घूमता रहेगा, इसकी रेडियस छोटी होती जाएगी और लास्ट में ये यहाँ न्यूक्लियस पर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अब इसको करेक्ट किया बोर मॉडल ने। बोर मॉडल क्या है? द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल आर, इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, कुछ सिद्धांत हैं, ये हैं। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कैरीज ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम. सारा मास एटम का न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है. नंबर 2, electrons revolve around the nucleus in circular path. These circular paths are called orbit. The centripetal force required for the circular motion is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को चारों ओर घुमाने के लिए. Electrons can revolve only in the certain permissible orbit, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ परमिसिबल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी जिसकी परमिशन है कि यहाँ किसको घूमना है, कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे किस ऑर्बिट में, ये परमिसिबल ऑर्बिट है. जैसे ये दिखाए हैं, पहला ऑर्बिट है के, दूसरा ऑर्बिट एल, एम, ऐसे इस तरह के एरमेट होते हैं, ऑर्बिट होते हैं. इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी ऑर्बिट भी बोलते हैं. नंबर 4, while an electron is revolving in an orbit, it neither gains or loses energy. Therefore, these orbits are called stationary state of energy level. जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो स्टेशनरी स्टेट ऑफ एनर्जी के हैं,
जिसमें ना तो एनर्जी उनको मिलती है ना ही उनकी लॉस होती है घूमते समय। दिस पोस्टुलेट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और ये प्रेडिक्शन उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगेंस्ट था। एन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू दैट ऑफ लोअर एनर्जी, देयरबाय इमिटिंग एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है एनर्जी दे करके या लॉस करके। छोटे ऑर्बिट में जाएगा एनर्जी लॉस करेगा, और हायर एनर्जी ऑर्बिटर में जाएगा, बाहर के ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी ले करके यानी एक्साइटिंग स्टेट में जा सकता है। तो ये चीजें हम, ये वाला पोस्टुलेट नंबर 5 है, 11th में पढ़ेंगे। वो एक्साइटेड स्टेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ equal to the number of proton in the nucleus. Atomic number is used to identify an element since no two elements can have the same atomic number. अब एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। मास ऑफ एटम इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर Z ऐसे दिखाएंगे, एटॉमिक नंबर यहां दिखाएंगे नीचे। अगर ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी सिंबल से तो नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे उसका मास नंबर। तो ये दिखाने का तरीका, जैसे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है तो मास 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास 23 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मास 32 है, कैल्शियम का 20 है और मास 40 है। तो इस तरह ऊपर की साइड मास नंबर दिखाते हैं और नीचे एटॉमिक। अब बोरबरी के अनुसार जो ऑर्बिट है ये किस तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनमें, ये पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ रूल्स दिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और शेल इज 2n²। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n² मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर पहला है तो 2n क्या है, ऑर्बिट नंबर। पहले ऑर्बिट में 2n², 1 का स्क्वायर तो 2 हो गए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50। इस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। 2n² मैक्सिमम। Number 3, the filling of electron in any shell is only possible when the inner shell are filled. पहले से दूसरे में केवल तब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जब उससे पहले का अंदर का ऑर्बिट फिल हो जाए 2n² से। The distribution of electron in various cell is called electronic configuration. ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है सेल बाई सेल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यूजिंग द अबव रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आर के आपकी किताब में दे रखे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी।
The number of electrons present in the outermost shell of an atom of an element are called valence electron. Example, जैसे सोडियम के सबसे बाहर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नंबर आएंगे 281, तो इसका वैलेंसी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी 1, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए से 1 चाहिए। तो इस तरह हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। एटम ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा डू नॉट रिएक्ट विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट एंड आर कॉल्ड इनर्ट। कुछ गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये इनर्ट गैसें हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हो। 2 तो केवल हीलियम में ही होंगे, इसके अलावा हीलियम के अलावा किसी के लास्ट में 2 नहीं हो सकते, 8 हो सकते हैं। तो जिसके में 8 हो इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रल एलिमेंट है। लुईस एंड कोसल stated that element that have 8 electron except helium that has 2 electron in their outermost shell do not gain or lose electron. They concluded that an atom with 8 electron in the outermost shell have stable electronic configuration. If K cell is get stable configuration by getting 2 electron in the outermost in the case of helium. हीलियम के अलावा, हीलियम में 2 हो सकते हैं, उसमें एक ही ऑर्बिट होता है। हीलियम के अलावा जितने भी अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट हैं वो स्टेबल तभी होगा, इनर्ट तभी होगा जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऑक्टेट हो, यानी डुप्लेट हो हीलियम में और ऑक्टेट हो हीलियम के अलावा। डुप्लेट यानी 2। वैलेंसी क्या है? द एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ देयर एटम टेंड्स टू गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन दैट इज हैवी दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद देयर एटम। जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, लॉस करता है या गेन करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या शेयर, वैलेंसी। एन एटम में कंबाइंड विद अदर एटम बाय गेनिंग और लूजिंग आइदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन दे करके 1, 2, 3, 4 या ले करके या शेयर करके, तभी कंबाइन होता है, तभी कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब इस तरह भी लिखा जा सकता है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन है 1, लिथियम का 2,1, सोडियम का 281, पोटेशियम का 2881। तो इस तरह इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और लास्ट में 1 आ रहा है तो इनकी वैलेंसी 1 है। अब मैग्नीशियम का जैसे 12 है तो इसका क्या होगा 282, और एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 283। तो इस तरह हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। और अगर ये कंबाइन होते हैं कोई 2 एटम तो कितने गेट या लॉस करते हैं, उसके अनुसार इनका
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। जैसे चैप्टर नंबर इससे पहले में पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं तो उससे पता लग जाता है कि इसने इसको कितने दिए, इसने इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। अब जैसे फ्लोरीन इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, Importance of valence electron. In a chemical reaction, only the valence electron present in the outermost shell take part. So, chemical properties of elements are dependent on valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर किसी भी एटम की प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक पर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। जिनका मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटोप होते हैं। जैसे आपके क्लोरीन का एग्जाम्पल है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप हो गए। ऐसे ही हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मास 1, 2, 3 होता है। प्रोटियम का 1 मास, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज 1, so all have 1 proton in nucleus and 1 electron in K shell. Number of neutrons in proton, deuterium and tritium is 0, 1 and 2 respectively. जो प्रोटियम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये नोट्स लिखिए और याद कर लीजिए, पढ़ते रहिए, चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।